हमारे देश में अलग अलग तरह के कामों को डील करने के लिए अलग अलग तरह के लॉज बनाए गए। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बातें पढ़नी हैं तो वो सब बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हैं। यदि हमें कंपनी से संबंधित बातें पढ़नी है तो वो सब बातें कंपनीज एक्ट में लिखी हैं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितने समय के अंदर अंदर मैक्सिमम केस फाइल कर सकता है, यदि हम कोई व्यक्ति अपनी रेमेडी कितने टाइम के अंदर अंदर एनफोर्स कर सकता है, उसका समय जानना हो तो उसके लिए भी एक एक्ट है जिसका नाम है लॉ ऑफ लिमिटेशन। जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन समझाता है। जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो समझाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक्चुअली पीरियड ऑफ लिमिटेशन उतना समय है जितने समय में कोई व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। यदि उसने इतने समय में केस फाइल नहीं किया तो ऐसे केस में जो उसकी रेमेडी है केस फाइल करने की वो हो जाती है समाप्त, फिर कोर्ट उसका केस नहीं स्वीकारता। तो ये जो मैक्सिमम समय बताया गया है, इस मैक्सिमम समय को ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहा गया है। अलग अलग तरह की चीज़ों के संबंध में अलग अलग समय बताया गया है। हम एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे यहाँ काम, इसमें एग्जाम्पल में ये काम भी आएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे कि सेल का केस। सेल में क्रेडिट सेल का केस। जब क्रेडिट सेल होती है तो ऐसे केस में दो पार्टी होती हैं, एक होती है क्रेडिटर, एक होती है डेटर। तो अब हम जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं क्रेडिटर और डेटर के केस में। हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक क्रेडिटर को कितने समय के अंदर अंदर डेटर पर केस फाइल कर देना चाहिए अपने पैसे रिकवर करने के लिए, क्योंकि यदि उसने उतने समय में केस फाइल नहीं किया तो उसका केस फाइल करने का अधिकार ही चला जाएगा। तो ये बात समझने के लिए हम समझते हैं दो प्रकार के क्रेडिट सेल। एक क्रेडिट सेल जिसमें विद स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट होता है, और दूसरा विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। दो तरह के होते हैं ना क्रेडिट सेल, जिसमें सामान बेच दिया, समय की कोई बात ही नहीं हुई, तो विदाउट स्टिपुलेशन। एक जिसमें क्रेडिट पीरियड होता है, जैसे मान लो क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ कि पैसा 1 महीने बाद ही मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की शर्त थी। और कई जगह उधार बेच दिया जाता है, टाइम की कोई बात ही नहीं होती कि कितने समय में उधार चुकाना है। तो यदि हम लॉ ऑफ लिमिटेशन को देखें, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया गया है 3 इयर्स। ये कहा गया है कि यदि कोई क्रेडिटर डेटर से 3 साल तक अपने पैसे मांगता ही नहीं है, कोई लीगल नोटिस भी नहीं भेजता उसे, कोई एक्शन ही नहीं लेता उसके खिलाफ, तो ऐसे केस में फिर क्रेडिटर का डेटर से पैसे मांगने का कानूनी अधिकार चला जाता है। वो सू कर अपने डेटर से पैसे नहीं रिकवर कर सकता। अब सवाल उठता है 3 साल कब से शुरू होते हैं? यदि विद स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट है तो 3 साल शुरू होंगे क्रेडिट पीरियड खत्म होने से, और यदि विदाउट स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट है तो ये 3 साल शुरू होंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स वाले दिन से। क्योंकि ये कहा जाता है कि यदि वो लगातार 3 साल तक पैसे नहीं मांगता, कोई एक्शन भी नहीं लेता, तो ऐसे केस में उसकी रेमेडी केस फाइल करने की हो जाती है डेटर के खिलाफ समाप्त।
पर सपोज उसने बीच में लीगल नोटिस भेजा, देखो केस नहीं किया, लीगल नोटिस भेजा, केवल केस फाइल करने में और लीगल नोटिस भेजने में फ़र्क है। लीगल नोटिस तो एक तरह की याद दिलाना है कि भाई पैसे रह रहे थे, भेज दो जल्दी से। केस फाइल करना अलग बात है। तो जैसे मान लो लीगल नोटिस भेज दिया उसने 1 साल बाद, तो बस बात ये याद रखनी है कि लास्ट एक्शन से 3 इयर्स गिने जाते हैं। तो यदि बीच में लीगल नोटिस भेज दिया तो फिर 3 इयर्स की काउंटिंग यहाँ से दोबारा शुरू हो जाएगी। यानी कि यदि उसने 3 साल तक लीगल नोटिस भेजने के बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ऐसे केस में उसकी लीगल रेमेडी हो जाएगी समाप्त और वो डेटर के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं कर पाएगा। मान लिया जाएगा, वैसे एक्चुअली ऐसा है नहीं, इससे संबंधित एक और केस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही समझते हैं। मान लिया जाएगा कि लीगल रेमेडी हो गई समाप्त और अब उनके बीच में कोई दायित्व नहीं बचे, ऐसा मान लिया जाएगा। अब हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे वो क्या था? अच्छा, एक और खास बात बतानी है, ये जो डेप्ट्स है ना, अब इन्हें टाइम बार्ड डेप्ट्स बोला जाएगा। इन्हें बोला जाएगा टाइम बार्ड डेट्स। इन्हें टाइम बार्ड डेप्ट्स क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये टाइम के द्वारा बार कर दिए गए हैं, लॉ ऑफ लिमिटेशन की वजह से बार हो गए। अब आप इन्हें लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए डेप्ट हो गए बार्ड, टाइम बार्ड। बैड डेप्ट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैड डेप्ट्स तो तब होंगे जब क्रेडिटर अपने यहाँ एंट्री कर लेगा बैड डेप्ट्स टू डेटर, क्योंकि जब तक वो एंट्री नहीं करता तब तक डेटर तो उसकी बुक्स में खड़े हैं। हाँ, वो बात लगे कि उसके पास कानूनी रूप से केस फाइल करने का भी अधिकार लेकिन अब नहीं रहा। ऐसे डेप्ट्स को बोलते हैं टाइम बार्ड डेप्ट्स। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पॉइंट है? हम पढ़ रहे थे नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। हम पढ़ रहे थे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। तो उसमें एक एक्सेप्शन क्या है? प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। कभी कभी यदि डेटर जिसके डेप्ट टाइम बार हो चुके थे क्रेडिटर के ऊपर, क्रेडिटर के पास अधिकार ही नहीं रहा था अपने पैसे मांगने का, यदि डेप्ट्स क्या हो चुके थे? टाइम बार्ड, उसके बावजूद भी डेटर यदि अब वादा करता है, किसी दिन प्रॉमिस करता है, चाहे होली चाहे पार्शली, लेकिन रिटर्न में होना जरूरी है, ये बात याद रखना। यदि डेटर प्रॉमिस करता है चाहे पूरे पैसे चुकाने के लिए चाहे पार्टली पैसे चुकाने में, रिटर्न में ये बात जरूरी है कि मैं तुम्हारे डेप्ट चुका दूंगा। तो ऐसे केस में ये जो प्रॉमिस है, जो टाइम बार डेप्ट चुकाने का हुआ है, अब ये तो एक नया प्रॉमिस है। अब इस नए प्रॉमिस में इसकी तरफ से इसकी तरफ प्रॉमिस मूव हो रहा है, पर इसकी तरफ से तो कुछ भी मूव नहीं हो रहा है इस नए प्रॉमिस में। तो इसीलिए जो नया प्रॉमिस है इसमें एक ही तरफ से कंसिडरेशन मूव हो रही है, और अब ये डेटर हो चुका है बाउंड। अब यदि वे वादा करने के बाद पैसा नहीं देता तो इसके पास इसे सू करने का अधिकार आ जाएगा। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट्स, एक्सेप्शन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन याद रखने वाली बात है, टेक्निकलिटी, इसका रिटन में होना जरूरी है। इसे बोलते हैं प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट्स।